Very good evening to all. Welcome back once again in my YouTube channel साइंस स्टडी। साइंस स्टडी में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी डायमेंशन के अनुप्रयोग और उन पर आधारित कुछ प्रश्न या न्यूमेरिकल्स, है ना। आज के इस टॉपिक में आप पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस के बारे में। एरर्स के बारे में हम पूरी एनालिसिस करेंगे। उसी पर आधारित कुछ फार्मूलेस जो फार्मूला बनते हैं उन फार्मूलेस के बारे में बताएंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक है आपके पास, आज का टॉपिक है मापन में त्रुटियाँ। ये मापन में त्रुटियाँ कैसे होती हैं या एरर इन मेजरमेंट कैसे आती हैं। देखिए एरर क्या है, ठीक है। पहली बात कर लेते हैं कि एरर क्या है, ये एरर कैसे आती है। मान लीजिए कि आपके पास कोई उपकरण है, ठीक है, कोई उपकरण है और उपकरण में क्या हुआ कि हमने किसी ना किसी फिजिकल उपकरण से फिजिकल क्वांटिटी को नापा, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मापा। उसके बाद में क्या हुआ कि मापने के बाद में हम क्या हुआ उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं जान पाए, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं जान पाए। थोड़ी बहुत क्या हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक है, क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, यानी हमसे गलती हो गई, ठीक है। एरर क्या होते हैं समझिए एक बार फिर से। मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी उपकरण से माप रहे हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को किसी उपकरण से माप रहे हैं और मापते वक्त हमें क्या हुआ, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली, हमें क्या हुआ, कुछ मिस्टेक्स हो गई हमसे। तो इसी मिस्टेक्स को हम क्या करते हैं, इसी मिस्टेक्स को हम एरर कहते हैं। इसी मिस्टेक को क्या कहते हैं, हम एरर कहते हैं। देखिए एरर दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, एरर दो प्रकार की होती हैं। एक बात कर लेते हैं सिस्टमेटिक, ठीक है, एक कौन सी होती है, सिस्टमेटिक, दूसरी रैंडम, दूसरी रैंडम। सिस्टमेटिक कैसे होती है, सिस्टमेटिक जो एरर होती है ये किसी उपकरण के कारण आ जाती है। मान लीजिए कोई डिवाइस होगी, ठीक है, डिवाइस में जो गलती है उसके कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। डिवाइसेस में जो गलतियां होती हैं या कुछ बैंड हो गई है, ठीक है, कोई मुड़ गई है, तो उसको नापने में, लेंथ नापने में क्या होगा, उतनी हमें एरर्स मिल जाएंगे। तो सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं, ये डिवाइस के कारण आती हैं, डिवाइस के कारण आती हैं। और डिवाइस में क्या करते हैं, यानी उस फार्मूले में, जिस फार्मूले से हम कर रहे हैं, तो उस फार्मूले में या तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है, या माइनस कर देंगे और हम इस गलती को सुधार सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर क्या है, रैंडम एरर का जो कॉज होता है यानी कारण होता है वो हमें मालूम नहीं होता। कैसा होता है ये कॉज, अननोन कारण होता है, हमें मालूम नहीं होता है, ठीक है। और इन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं उसको जानिए। रैंडम एरर्स क्या होता है, ये इसका जो कारण होता है वो हमें मालूम नहीं होता है, अननोन कारण होता है, जिसकी वजह से हम तो कारण को जान नहीं पाते। लेकिन फिर भी रैंडम एरर्स को कम करने के लिए या सटीक करने के लिए, सही एक्यूरेसी लाने के लिए हमें करना क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उनको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे आपने क्या किया, किसी लेंथ को माप रहे हैं आप, उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है, मान लीजिए कि 5.0 उसकी एक्यूरेट वैल्यू है। आप क्या नाप रहे हैं, एक बार आप माप रहे हैं 5.2, एक बार माप रहे हैं 5.1, एक बार माप रहे हैं 4.9, एक बार माप रहे हैं आप 5.3, एक बार माप रहे हैं आप 4.8। तो यहाँ से जब इनका मीन निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि जो हमें जो गलतियाँ हैं वो एरर्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। तो एरर्स क्या होती हैं, दो एरर्स हैं, एक सिस्टमेटिक, क्या है, सिस्टमेटिक, और एक रैंडम। सिस्टमेटिक क्या होती है, डिवाइसेस के कारण आती हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं, उस फार्मूले में प्लस या माइनस करके उन गलतियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर्स क्या होते हैं, इनका कारण क्या होता है हमें पता नहीं होता है, अननोन कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ने कोई परीक्षण किया, उस परीक्षण में वैल्यू, जैसे कि वैल्यू आई थी 4.23 और गलती से आपने लिख दिया 4.13, तो ये जो एरर आई है ये अननोन कारण है ना, इस तरह के होते हैं अननोन कारण। तो ठीक है, रैंडम जो एरर्स होते हैं इनको कैसे हटाया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन को बढ़ा लीजिए, ठीक है,
ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा लीजिए, यानी कि मेजरमेंट को क्या करेंगे, काउंट, जो उनका मेजरमेंट काउंट है वो बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो रैंडम एरर्स कम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं त्रुटियों की अभिव्यक्ति के बारे में, यानी एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस ऑफ एरर की बात करेंगे, एक्सप्रेशंस ऑफ एरर यानी कि त्रुटियों की अभिव्यक्ति। बात कर लेते हैं, एरर की बात चल रही है तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास वो किसी रॉड की लेंथ नाप ली हमने, ठीक है, रॉड की लेंथ नापी हमने, वो लेंथ थी 5.1, 5.2, 5.4, 5.0, ठीक है, और 5.3, 5.3 ये हमारे ऑब्जर्वेशन है, यानी x1, x2, x3, x4 और x5, ठीक है। ये हमारे पास एरर्स हैं। अब हमें क्या करना है कि इन रॉड की जो लेंथ नापी थी, हमें क्या करना है, एरर्स अगर कम करनी है, यानी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, एक्चुअल वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी का मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है, इन सभी का मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू जितने भी ऑब्जर्वेशन किए थे, जितने भी ऑब्जर्वेशन किए थे, यानी 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.4 प्लस 5.0 प्लस 5.3, जितने भी ऑब्जर्वेशन किए थे उनको ऐड कर लीजिए, फिर ऑब्जर्वेशन के नंबर्स से डिवाइड कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं इसमें जो मीन दिख रहा है आपको 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 में, इसमें जो मीन दिख रहा है वो दिख रहा है आपका 5.2। जब आप ऐड करके जब सब डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल, वो आएगा एक्चुअल वैल्यू या x बार इज इक्वल टू 5.2, ठीक है। कितना आएगा, 5.2। तो यहीं पे बात कर लेते हैं हम एब्सोल्यूट एरर की, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की, एब्सोल्यूट एरर की, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए फार्मूला होता है x, एब्सोल्यूट एरर के लिए होता है फार्मूला इज इक्वल टू x माइनस x बार, ठीक है, सॉरी ये नहीं होता है, फार्मूला होता है x बार माइनस x, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, अब आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू आई है या मीन वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5.1। तो एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहले एरर कितनी आ जाएगी, देखिए हमने क्या किया, 5.2 से घटा दिया कितना, 5.1, तो पहली एरर कितनी आ गई, 0.1 की। दूसरा देखिए, फिर हमने क्या किया, 5.2 से घटा दिया 5.2, कितना आ गया, 0.0। फिर हमने क्या किया, 5.2 को लिया, फिर घटा दिया 5.4, कितना आ गया, माइनस का 0.2। फिर हमने क्या किया, 5.2 से घटा दिया 5.3, तो कितना आ गया, माइनस का 0.1। देखिए यहाँ पे प्लस भी आ रहा है तो माइनस भी आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीन, अब बात कर लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर की, ठीक है। जो भी आपके एब्सोल्यूट एरर आए थे इन लोगों को क्या करेंगे हम, पॉजिटिव यानी प्लस में लेके, यानी मॉड लेके, 0.1 आया था तो इसको क्या करेंगे 0.1 प्लस में लेंगे, है ना। फिर क्या आया था 0.0, तो इसको भी हम क्या करेंगे प्लस में लेंगे। फिर क्या आया था 0.2, वो भी माइनस का, लेकिन हम इसको भी क्या करेंगे प्लस में लेंगे। और इसी में क्या ऐड करेंगे, इसी में बाकी जो बचे हुए उनको भी ऐड कर लेंगे। कोई यहाँ पे छूट गया था क्या, 5.2 से 5.2 घटाया था, 5.1, 5.2, 5.4, और देखिए यहाँ पे घटाएंगे हम 5.0, ठीक है। एक और वैल्यू जो मिस हो रही है, 5.2 से घटाएंगे 5.0 तो आएगा प्लस का 0.2, ठीक है, प्लस का
0.2, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.2 0. फिर से 2 और एक ले लेंगे माइनस की 0.1 है तो प्लस की 0.1. नंबर ऑफ टाइम्स 5 है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है. इसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स बार, ठीक है, डेल्टा एक्स बार, एक्चुअल वैल्यू को एक्स बार से और मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स का बार, ठीक है. तो यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा 0.1 0.2 0.3 0.3 और 0.2 हो गया 0.5 0.6, ठीक है, 0.6 अपान क्या हो गया 5, डिवाइड करो जरा 0. ठीक है, फिर 6 है तो देखिए 0.6 से जब डिवाइड करेंगे 5 तो आपका आ जाएगा 0.1, ठीक है, बचा 1 तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.12, ठीक है. अब मीन एब्सोल्यूट एरर को, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कैसे करें, यानी हम कैसे लिखेंगे इसको, है ना, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास एक्स बार प्लस माइनस एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, ठीक है. इट मीन्स ये हो गया, यहाँ पे जो आपका एक्स बार दिख रहा है, एक्स बार होता है आपकी एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू, ठीक है, मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू. डेल्टा एक्स बार क्या हो गया, ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर. क्लियर है. तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने के लिए जब हमारे पास जो वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 5.2 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार कितना आया हमारे पास 0.12. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास जो गलती हो रही थी, है ना, या तो वो एक्चुअल वैल्यू से 0.12 आगे होगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना, या तो फिर 5.2 से 0.12 कम हो जाएगी, ठीक है. गलती या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, किससे, हमारी मीन वैल्यू से या तो गलती ज़्यादा होगी या कम होगी. चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं ना. चलिए बच्चों मिटा दिया इसको, अब देखते हैं फिर आगे की एरर्स कौन कौन से होते हैं. इसके बाद में बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर की, ठीक है. फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, ठीक है. देखिए इसको, फ्रैक्शनल एरर में क्या होता है कि हम डेल्टा एक्स का बार अपॉन एक्स बार, यानी एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू बोल सकते हैं इसे. डेल्टा एक्स बार मीन्स एब्सोल्यूट मीन वैल्यू या मीन एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ठीक है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल एरर को शो करते हैं. और परसेंटेज एरर को देखो, है ना, परसेंटेज एरर को व्यक्त करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला होता है जो फ्रैक्शनल एरर है ना, जो भी फ्रैक्शनल एरर है इसमें 100 से मल्टीप्लाई, किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा. सपोज करिए इसके लिए आपको एक एग्जांपल दे देते हैं हम. जैसे एक रॉड है, उसकी लेंथ है 6 प्लस माइनस 0.6, इस तरह से दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक है. तो आपको बताना है कि इसमें जो फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल जो एरर है वो कितनी होगी. तो देखो जो 6 है यहाँ पे ये, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है यानी एक्स बार है, और जहाँ पे 0.6 है ये क्या है, जो एरर है वो मीन एब्सोल्यूट एरर है. तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे हम 0.6 अपॉन 6, तो कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 0.1. अब अगर बात करें परसेंटेज एरर निकालने की, ठीक है, बात करें अगर परसेंटेज एरर निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, जो भी फ्रैक्शनल एरर आया है ना, जो भी फ्रैक्शनल एरर आया है मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से, है ना, किससे 100 से.
तो फ्रैक्शनल एरर कितना है आपके पास 0.1 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसको रिप्रेजेंट की बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, तो देखो रिप्रेजेंट कम प्रचलन है थोड़ा सा, लेकिन IIT JEE इसको ज़रूर पूछता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जिसको याद नहीं करोगे या आप जिसको पढ़ोगे नहीं, है ना, IIT JEE वही तो पूछेगा आपसे। तो इसको क्या करेंगे, जैसे आप परसेंटेज एरर, जैसे आपके पास परसेंटेज एरर है, आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है x बार हुई, प्लस माइनस क्या किया परसेंटेज एरर लिख दिया, है ना, क्या किया परसेंटेज एरर लिख दिया। जैसे आपके पास दे रखा होगा 6 प्लस माइनस 10%, ठीक है 10%, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। 10% का मीन्स क्या हुआ, जो आपके पास 6 था है ना उसका 6%, तो 6 अपान क्या हो जाएगा इंटू 10 अपान कितना 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 को 10 से डिवाइड करें कितना आएगा 0.6, यानी कि 6 का जो 10% बनेगा वो 0.6 बनेगा। क्लियर है ना। तो आपको इसमें जो एरर्स बताएं कौन कौन से बताएं देख लो एक जरा साइड में। पहला बताया आपको एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर के बारे में, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे होता है इसका फार्मूला। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए फार्मूला होता है जो मीन वैल्यू होती है या एक्चुअल वैल्यू होती है, उसमें से हम जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको क्या करेंगे घटाते रहेंगे और एब्सोल्यूट एरर निकालते रहेंगे। ओके है ना। आगे देखिए फिर उसके बाद में बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर की, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या करेंगे डेल्टा x बार से शो करेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर में कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू थी, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे बनाते हैं डेल्टा x बार से, किससे डेल्टा x बार से। डेल्टा x बार यानी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते कैसे हैं, तो जो एब्सोल्यूट एरर होती है, ठीक है, जो एब्सोल्यूट एरर होती है जैसे डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस x4, जितने भी होंगे भैया क्या करेंगे डेल्टा x5, यानी जितने भी होंगे सभी को क्या करेंगे ऐड करेंगे और नंबर ऑफ टाइम जितना भी होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद में आपको बताया फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर में क्या होता है डेल्टा x बार अपान x बार मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपान एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और याद रखना है जो एक मेन पॉइंट है वो ये है जो एरर होती है ना, जो एरर होती है वो क्या होती है ऑलवेज ऐड होती है, क्या होती है ऐड होती है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की, यानी त्रुटियों का संयोजन। जैसे त्रुटियों के संयोजन में पहला जो आपका पहले टॉपिक बात करेंगे उस पर बात करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। किस पे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे, ठीक है, सब्सट्रैक्शन पे, ठीक है। जैसे पहले सम की बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास सम में एक फॉर्मूला है x बराबर a प्लस बी। अब आप कहेंगे कि इसमें जो एरर आएगा तो एरर कैसे निकालेंगे, तो एरर के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें जो एरर काउंट करेंगे वो इस तरह से बनाएंगे डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, ठीक है। अब यहीं पे सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे,
सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है x बराबर a माइनस बी, ठीक है, x बराबर a माइनस बी, तो एरर के लिए जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनाएंगे आप, है ना, एरर के लिए फॉर्मूला बनाएंगे डेल्टा x बराबर डेल्टा a। क्या माइनस सोच रहे हैं क्या दिमाग में, नहीं नहीं माइनस नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया कि जो एरर्स होती हैं वो ऑलवेज ऐड होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, ऑलवेज ऐड होती हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए भी, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और जो सम का एरर होता है ना वो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की, किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, सपोज करिए कि आपके पास एक फॉर्मूला है या आपके पास एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, x इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है, क्या है, a इंटू बी। तो यहाँ पे जो आप एरर के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, एरर के लिए जो फार्मूला बनाएंगे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा एक्स। अब इस तरह से नहीं करना है, इसको थोड़ा अलग तरह से चलना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब सर पूछेंगे आप कि याद कैसे करेंगे सर, है ना, याद कैसे करेंगे, तो याद कराएंगे बच्चा ना, धीरे धीरे याद कराएंगे, आप पढ़ते तो है नहीं ना, टूर पे जाओ, केवल टूर पे, है ना, टूर जाइए। तो देखिए फोर्थ पॉइंट आपके लिए डिवीज़न के लिए लाते हैं, ठीक है, यहाँ से याद करिए आप, देखिए डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न, ठीक है, तो डिवीज़न में मान लीजिए कि आपके पास एक व्यंजक है x इज इक्वल टू a अपॉन बी, है ना। फार्मूला जब एरर के लिए बनाएंगे तो देखिए क्या बनाएंगे, इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, फिर से प्लस, क्यों, क्योंकि एरर ऑलवेज एडेड, है ना, एरर क्या होती है, जुड़ती है ना कि घटती है, ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। फार्मूला क्या हो जाएगा, डिवीजन के लिए भी सेम, बस थोड़ा सा अंतर है, एरर क्या होती है, ऑलवेज ऐड होती है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा अलग है, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो इसके लिए जैसे आपके पास व्यंजक है x इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है, x इज इक्वल टू a इंटू बी, तो आपके एरर के लिए फॉर्मूला आता है डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, जो कि क्या है, सम और सब्ट्रैक्शन से अलग है ना, क्या है, अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, यानी कि मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है, जो कि आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही समझिए। बात कर लेते हैं सार्थक अंक की, यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, देखिए उन अंकों की संख्या, ठीक है, उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक कहलाते हैं। फिर से देखिए, उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर क्या कहलाते हैं, उन अंकों की संख्या से जिससे किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त कर लें, सार्थक अंक कहलाते हैं। चलिए इनको समझ लेते हैं कि सार्थक अंक होते क्या हैं। जैसे सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, ठीक है, क्या है, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम हैं। आइए इन नियमों को देखते हैं। जैसे
आपके पास है 0.3964, इसमें आपको सार्थक अंक काउंट करने कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है 0.3964 है, ठीक है। तो अगर दशमलव के आगे कोई अशून्य अंक है, सॉरी शून्य अंक है, ठीक है, दशमलव के आगे अशून्य अंक ना होकर शून्य अंक है और पीछे क्या है, सभी अशून्य अंक हैं, तो ये जितने भी दशमलव के बाद के अशून्य अंक हैं यही क्या है, इनकी इस संख्या के सार्थक अंक। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 4। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है, तो उसमें क्या है, जो आपके पास 2 है, ये यहाँ पे क्या है, ये अशून्य अंक है। तो अशून्य अंक के बाद में अगर दशमलव है और दशमलव के बाद में कोई दाहिनी ओर शून्य अंक हैं तो वो भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पे कितने सार्थक हो जाएंगे, 1 और पीछे के 2 0 और 2 कितने हो गए, 4, ठीक है। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दशमलव अंक है और दशमलव अंक के आगे शून्य है और उसके पीछे भी शून्य है, तो ये नहीं काउंट किए जाते हैं। क्या नहीं होते हैं, ये काउंट नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 2 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे दशमलव के आगे शून्य अंक है और दशमलव के पीछे भी शून्य अंक है, लेकिन अगर कोई अशून्य अंक के बाद अगर शून्य अंक है तो वो क्या होता है, काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अशून्य अंक के पीछे एक शून्य है तो इसे क्या करेंगे, काउंट। तो यहाँ पे जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 3। अब 5 नंबर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर की, अगर किसी भी संख्या में दशमलव नहीं है, ठीक है, दशमलव नहीं है और उसमें क्या है, दाहिनी ओर से पहले, ठीक है, पहला अगर कोई अशून्य अंक है और उसके दाहिनी ओर सभी शून्य है तो उसमें वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये 3 0 जो इसमें है ये क्या है, सार्थक अंक नहीं है। तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या वो कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। बात कर लेते हैं 6 एग्जाम्पल की। तो जैसे 1.76 इंटू 10 टू द पावर ऑफ लिख लेते हैं, जैसे -12, ठीक है, -12। तो यहाँ पे जो 10 की घात है ना, 10 की घात में जो भी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो आगे क्या जो भी अंक लिखे हैं इन्हीं अंकों को हम सार्थक अंकों के रूप में बोलेंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें कितने हो गए, 3, यानी कि 10 की पावर हम कैलकुलेट नहीं करते हैं सार्थक अंकों में, ओके। अब बात कर लेते हैं 7th नंबर एग्जाम्पल की। जैसे पहले आपके पास संख्या है 2.35 और दूसरी है 23.5, ठीक है। कितनी है, 23.5। कहने का मतलब ये है अगर इसमें हम दशमलव की संख्या को परिवर्तित कर दें, यानी दशमलव को परिवर्तित करें आगे या पीछे लेके आएँ, तब भी हमारे सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं। अगर यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 3 है तो यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 3 होगी। बात कर लेते हैं अब कोटिमान यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या कोटिमान क्या होता है, ठीक है, समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कोई राशि है और राशि के निकटतम 10 की गुणक संख्या हमने लिख ली है, ठीक है। तो उस राशि के जो परिमाण होगा, ठीक है, उस राशि का जो परिमाण होगा या परिमाण की जो कोटि है या कोटिमान कहलाएगी, ठीक है। फिर से देखिए, मान लीजिए किसी राशि के निकटतम 10 की गुणक संख्या को उस राशि के परिमाण की कोटि को ही कोटिमान बोलते हैं, ठीक है। परिमाण की कोटि या कोटिमान कहते हैं, ठीक है। किसी राशि के निकटतम 10 की गुणक संख्या को, ठीक है, किसी राशि के निकटतम 10 की गुणक संख्या को उस राशि के परिमाण की कोटि या कोटिमान कहते हैं। जैसे कोटिमान ज्ञात करना सीखिए। चलिए देखिए, आप सपोज करिए कि आपके पास है 4.62 × 10 टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। ये पहला एग्जांपल आपको बता रहे हैं, 4.62 × 10 की पावर 5। तो यहाँ पे कोटिमान की संख्या कितनी होगी, देखिए ध्यान से। एक आपको रूल याद रखना पड़ेगा, एक नियम याद रखना पड़ेगा। सपोज करिएगा अगर कोई भी आपके पास क्वांटिटी है वो 3.16 से ग्रेटर देन है, कितनी, 3.16 से ग्रेटर देन है, तो भैया उसमें क्या करेंगे, जो पावर होगी,
ठीक है, पावर होगी उसमें एक और ऐड कर लेंगे, यानी 10 की पावर एक क्या करेंगे और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 5। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है। तो इसकी जो 10 की गुणक संख्या, तो यहाँ पे कोटिमान कितना हो गया 10 की घात 6, ठीक है। कोटिमान कितना हो गया 10 की घात 6। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे 2.43 इंटू 10 की पावर कितना है 3 है, जो 10 की पावर 3 है। तो यहाँ पे कोटिमान की अगर बात करें तो कोटिमान कितना होगा, क्यों, क्योंकि 2.43 क्या है 2.43 भैया है लेस देन है किससे 3.16 से है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो बची है आपके पास उसी से कम चलाइए। तो क्या है 10 की पावर 3, तो कोटिमान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 3। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर बच्चों आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। और आपको ये कैसा वीडियो लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे।